रेडिएशन का मतलब है कि हाई डोज एक्सरेज के थ्रू जहाँ पर कैंसर सेल्स हैं उनको खत्म किया जाता है। आज की डेट में रेडिएशन से डरने की जरूरत नहीं है। एक होता है एक्सटर्नल रेडिएशन और एक होता है इंटरनल रेडिएशन। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, कैंसर सेल्स को, ट्यूमर सेल्स को बहुत सारे केसेस में जड़ से भी खत्म करता है। हेलो एंड नमस्ते इंडिया, मैं शालिनी आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। और आज इस कैन्यन हेल्थ टॉक में हमारे साथ हैं डॉक्टर इंदु बंसल, who's a group director and head of radiation oncology working in Paras Hospital, Gurgaon. डॉक्टर इंदु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। Let me update my audience that Dr. Indu is holding the MBBS degree and MD degree in radiation oncology. तो इसीलिए आज मैम हम आपके साथ बात करेंगे role of radiation oncology in cancer patients. So let's start with it, understanding radiation oncology. डॉक्टर इंदु, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप व्यूअर्स को ये बताएं कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी क्या होती है और कैसे ये कैंसर पेशेंट्स के इलाज में काम में आती है। थैंक यू शालिनी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का मतलब क्या है कि कैंसर के इलाज में 3 तरह के ट्रीटमेंट्स नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। एक इलाज होता है सर्जरी, जिसमें ऑपरेशन करके ट्यूमर को बाहर निकाला जाता है। दूसरा इलाज होता है कीमोथेरेपी, जिसमें कि नसों के द्वारा या ओरल पिल्स के थ्रू कैंसर को ख़त्म किया जाता है। और तीसरी तरह का इलाज है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन का मतलब है कि हाई डोज एक्सरेज के थ्रू जहाँ पर कैंसर सेल्स हैं उनको ख़त्म किया जाता है। ये 2 टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल रेडिएशन, जिसमें कि दूर से किरणों के द्वारा ट्यूमर सेल्स को के ऊपर फोकस करके हम ट्यूमर को खत्म करते हैं। और एक ट्रीटमेंट होता है जिसको बोलते हैं इंटरनल रेडिएशन या ब्रेकी थेरेपी, जिसमें ट्यूमर के अंदर रेडिएशन का सोर्स रख के वहाँ पर ट्यूमर को ख़त्म किया जाता है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। रादर मैं ये बोलूँगी कि किसी भी कैंसर पेशेंट के जर्नी में ऑलमोस्ट 40 to 60% पेशेंट्स को रेडिएशन के द्वारा ट्रीट किया जाता है। एंड आई वुड कॉल देम मैजिकल एक्सरेज, इनविजिबल एक्सरेज, जो कि ट्यूमर सेल्स को ख़त्म करने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। ग्रेट। डॉक्टर इंदु बंसल, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, हमें नहीं पता ये क्या सिर्फ एक तरह का ट्रीटमेंट है या ऐसे कोई टाइप्स भी होते हैं। सो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के ट्रीटमेंट में जितनी एडवांसमेंट्स हुई है कुछ सालों के अंदर, वो बहुत ही सराहनीय है। और रेडिएशन का जो ट्रीटमेंट है, जैसे मैंने बोला, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एक्सटर्नल रेडिएशन और एक होता है इंटरनल रेडिएशन। एक्सटर्नल रेडिएशन की भी अलग अलग किस्में होती हैं। जैसे एक ट्रीटमेंट होता है कन्वेंशनल रेडिएशन, जिसमें आप जहाँ पे भी रेडिएशन की किरणें जाती हैं वो अंदर सब सारे नॉर्मल या एबनॉर्मल सेल सबको ख़त्म करती हैं। बट आजकल हम वो ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। उसके अलावा बहुत एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मल रेडिएशन, जिसमें ट्यूमर की शेप के हिसाब से रेडिएशन के बीम्स को की शेप की जाती है और ट्यूमर सेल्स को ख़त्म करते हैं। एक और ट्रीटमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी, जिसमें ट्यूमर के ऊपर और नॉर्मल टिश्यूज़ के ऊपर रेडिएशन के डिफरेंट डोज दी जाती है, उसकी इंटेंसिटी चेंज की जाती है, जिससे कि ट्यूमर सेल्स पे मैक्सिमम इफेक्ट हो और नॉर्मल सेल्स को हम बचा सकें। एक और ट्रीटमेंट होता है जिसको कहते हैं IGRT, यानी कि इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी। इसमें ट्रीटमेंट के दौरान हम साथ साथ एक्सरेज या CT स्कैन करते रहते हैं। तो एक तरह से आप ट्यूमर जहाँ पे मूव कर रहा है, आप उसके साथ अपनी रेडिएशन की बीम्स को मूव करते हो। मतलब यू सी द मूविंग ट्यूमर एंड यू फोकस योर रेडिएशन ओनली ऑन द ट्यूमर। फिर एक और टाइप का ट्रीटमेंट होता है जो हम स्पेसिफिकली लेफ्ट साइडेड ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं गेटिंग या डीप इंस्पिरेटरी ब्रेथ होल्ड। तो उसमें हम फीमेल को सांस लेने की प्रक्रिया सिखाते हैं और सिर्फ उस टाइम पे रेडिएशन देते हैं जब ट्यूमर जो है वो हार्ट से और लंग से दूर हो, जिससे कि हम लेफ्ट साइडेड ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में
हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। ओके। कुछ और बहुत फोकस टेक्निक्स होती हैं जैसे कि स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। Okay. ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है जो कि ब्रेन ट्यूमर के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें ट्यूमर के ऊपर बहुत पास में 1 या 2 मिलीमीटर के सिर्फ एरिया के ऊपर फोकस करके बहुत हाई डोज ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे बाकी नॉर्मल ब्रेन को बिल्कुल भी नुकसान ना हो। ग्रेट। इसी तरह का एक और टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं SBRT, Okay. मतलब स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी। ये भी बहुत फोकस ट्रीटमेंट है जिसमें बहुत हाई डोज रेडिएशन या तो प्राइमरी लंग कैंसर के लिए, प्राइमरी लिवर कैंसर के लिए, या अगर किसी पेशेंट का ट्यूमर बोन में, लंग में, लिवर में, एड्रिनल ग्लैंड में या ऐसे लिम्फ नोड में अगर वापस आ जाता है या मेटास्टेसिस होता है, तो वहाँ पर हम बहुत ही फोकस्ड रेडिएशन, हाई डोज रेडिएशन देकर ट्यूमर सेल्स को ख़त्म करते हैं और नॉर्मल टिश्यूज़ को रेडिएशन डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। ग्रेट मैम, हमें तो पता ही नहीं था कि रेडिएशन इतनी वास्ट फील्ड है और इतने सारे टाइप्स है। हमारे लिए तो एक सिंपल टर्म है रेडिएशन है, ठीक है, रेज डालते होंगे, कम कर देते होंगे। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडिएशन का कैंसर सेल्स पे क्या असर होता है और कैसे ये काम करता है एक ट्यूमर को कंट्रोल करने में? जैसे मैंने कहा कि रेडिएशन एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। जो एक्सटर्नल रेडिएशन होता है उसमें एक्सरेस यूज़ की जाती हैं या कोबाल्ट 60 के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। जो इंटरनल रेडिएशन होता है उसमें भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कि आइरिडियम 192 या इस तरह के आइसोटोप्स होते हैं। तो ये ट्यूमर सेल्स के डीएनए के ऊपर एक्ट करते हैं और ट्यूमर का डीएनए को ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्यूमर आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाता और फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं जिसके थ्रू ट्यूमर के सेल्स को ख़त्म करते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है कैंसर सेल्स को। ये न केवल उनकी ग्रोथ को रोकता है बल्कि ट्यूमर सेल्स को बहुत सारे केसेस में जड़ से भी ख़त्म करता है। So next move to the part 2, benefits and application of radiation oncology. डॉक्टर इंदु, आप हमें ये बताएं कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी किस तरह के कैंसर में कामयाब होती है या किस किस तरह के कैंसर में काम करती है और क्या ये हर स्टेज में काम कर सकती है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और आपको सुनकर ये हैरानी होगी अगर मैं ये कहूँगी कि रेडिएशन का ट्रीटमेंट सिर्फ कैंसर्स के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि बहुत सारे नॉन कैंसरस कंडीशंस में भी हम रेडिएशन को यूज़ करते हैं। जहाँ पे सर्जन का नाइफ नहीं पहुँच सकता वहाँ पे रेडिएशन पहुँच सकता है। जिस पेशेंट की कंडीशन रेडिएशन कीमोथेरेपी लेने के लिए बहुत फिट नहीं भी हो, उनमें भी हम रेडिएशन थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि ऑलमोस्ट 60% पेशेंट्स दे नीड रेडिएशन ट्रीटमेंट फॉर क्योरिंग देयर कैंसर्स। इनफैक्ट रेडिएशन अलोन, अकेला रेडिएशन 40 to 50% कैंसर्स को अकेला ख़त्म कर सकता है। और बहुत बार हम इसको कीमोथेरेपी और सर्जरी के साथ कंबाइन करते हैं। ये सिर से लेके पैर तक के ट्यूमर्स के लिए यूज़ होता है। ऑलमोस्ट सारे ब्रेन ट्यूमर्स में रेडिएशन की ज़रूरत होती है। बहुत सारे हेड एंड नेक कैंसर्स हैं जिनमें रेडिएशन इज़ अ मेन ट्रीटमेंट। लंग कैंसर्स में, इवन फॉर अ अर्ली स्टेज लंग कैंसर, जहाँ पे पेशेंट की सर्जरी पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे हम बहुत फोकस्ड रेडिएशन SBRT के थ्रू 4 या 5 दिन में ट्यूमर सेल्स को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स होते हैं जिनकी ब्रेस्ट को हम सेव करते हैं, रादर इट इज़ यूज्ड एज एन ऑर्गन प्रिजर्वेशन स्ट्रैटेजी, मतलब ऑर्गन को बचाने के लिए। जैसे फीमेल का ब्रेस्ट बचाने के लिए, किसी को पेशाब की थैली का ट्यूमर है, वो पूरी पेशाब की थैली नहीं निकलवाना चाहता, तो उसके लिए हम रेडिएशन यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ वॉइस प्रिजर्वेशन स्ट्रैटेजी, मतलब किसी को वॉइस बॉक्स का कैंसर है तो हम उसकी अगर आवाज़ को बचाना चाहते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। फूड पाइप के ट्यूमर्स के लिए, जो हमारे ईसोफेगस होता है, उसमें अगर किसी पेशेंट मिडिल 1/3 के ट्यूमर्स होते हैं, उसमें अगर हम सर्जरी नहीं कर पा रहे हैं तो हम सिर्फ रेडिएशन यूज़ कर सकते हैं। लिम्ब ट्यूमर्स के लिए पेशेंट का लिम्ब, मतलब हाथ या पैर बचाने के लिए यूज़ होता है। तो ब्रेन ट्यूमर्स, हेड एंड नेक कैंसर्स, लंग कैंसर्स, ईसोफेजियल कैंसर्स, कुछ केसेस में गॉल ब्लैडर कैंसर्स, लिवर कैंसर्स,
ब्रेस्ट कैंसर की मैंने बात की थी, सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमास जो कि मसल्स के ट्यूमर्स होते हैं, बोन ट्यूमर्स, ब्लड कैंसर्स जैसे कि मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमास, इसके अलावा पेशाब की थैली का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए रेडिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट। सो कोई ऐसा बॉडी का पार्ट नहीं है जहाँ पे हम रेडिएशन को ना यूज़ कर पाए। और बहुत सारे पेशेंट्स में ये स्टेज 1 में यूज़ किया जाता है, बहुत सारे पेशेंट्स में स्टेज 2 और 3 में सर्जरी और कीमोथेरेपी के साथ कंबाइन करके यूज़ किया जाता है। और इनफैक्ट स्टेज 4 के पेशेंट्स में अगर किसी को बोन्स में पेन है तो पेन रिलीफ के लिए, बोनी पेन्स के रिलीफ के लिए, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए, और कहीं पे नर्व कंप्रेशन हो रहा है उसके लिए, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। और इनफैक्ट अगर मान लीजिए कोई पेशेंट कीमोथेरेपी पर है और पहले उसके ट्यूमर बहुत वाइड स्प्रेड था और अब ट्यूमर किसी एक जगह पर सिर्फ बढ़ रहा है, या जिसको हम ओलिगोमेटास्टेसिस बोलते हैं, उन कंडीशंस में भी रेडिएशन का ट्रीटमेंट होता है। और बिनाइन कंडीशंस की मैंने बात की थी, जैसे कि पिट्यूटरी एडिनोमस जो कि एक तरह का ब्रेन ट्यूमर होता है, क्रेनियोफेरेंजियोमस, इसके अलावा ग्लोमस ट्यूमर्स, एकॉस्टिक श्वेनोमा, वेस्टिबुलर श्वेनोमा जिसमें पेशेंट को सुनना कम हो जाता है, उस तरह के ट्यूमर्स, और ट्राइजैमिनल न्यूरल्जिया जिनमें पेशेंट्स को बहुत पेन्स होते हैं, किलॉइड, अगर किसी पेशेंट का सर्जरी के बाद बहुत स्कार बन जाता है तो उन स्कार्स को प्रिवेंट करने के लिए, इस तरह की बहुत सारी इंडिकेशंस हैं जहाँ पर रेडिएशन यूज है। यस, सो बहुत ही खूब डॉक्टर इंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, जब सर्जरी की बात आती है या कीमोथेरेपी की बात आती है तो क्या हम कीमोथेरेपी एंड सर्जरी के बाद रेडिएशन हम कंबाइन करके दे सकते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। जैसे मैंने कहा था कि 3 तरह के हमारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, रेडिएशन, सर्जरी और कीमोथेरेपी। तो अगर पेशेंट बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाए, यानी कि फर्स्ट स्टेज में डायग्नोज हो जाए, तो बहुत जगह पर सिर्फ रेडिएशन का यूज़ होता है, जैसे कि अर्ली वोकल कॉर्ड का कैंसर हो गया, अर्ली बक्कल म्यूकोसा के कैंसर्स, ऐसे हेड एंड नेक के कैंसर्स में जिनमें बहुत अर्ली स्टेज में अगर पेशेंट डायग्नोज हुआ है तो उसमें कुछ जगह पे सर्जरी यूज़ होती है, कुछ जगह पे मेनली रेडिएशन यूज़ होती है। तो अगर कुछ केसेस में सर्जरी के बाद हम रेडिएशन को कंबाइन करते हैं ताकि ट्यूमर सेल्स वापस ना आए और वो एरिया पूरा स्टेरिलाइज हो जाए। कभी कभी अगर ट्यूमर इनिशियली ऑपरेबल नहीं होता, मतलब एडवांस्ड होता है, आप सीधा सर्जरी नहीं कर पाते हो, तो हम पहले रेडिएशन देकर ट्यूमर को ऑपरेबल करते हैं, उसको ऑपरेशन के लायक बनाते हैं, जैसे कि रेक्टल कैंसर्स में या इसोफेगस के कैंसर्स में हम लोग करते हैं। और कुछ सिचुएशंस में, जैसे मैंने कहा कि अगर ट्यूमर मेटास्टेटिक है, स्टेज 4 में है, पेशेंट का ट्यूमर बोन में, ब्रेन के अंदर, लिवर में, लंग्स में चला गया है, तो वहाँ पर ट्यूमर सेल्स को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। और स्टेज 4 में भी ये पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए, बोनी पेन्स को कम करने के लिए, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन को कम करने के लिए, उन सब सिचुएशंस में यूज़ होता है। तो अगर हम, ये टीम वर्क है, सर्जन, रेडिएशन और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, हम सब लोग केस को ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस करते हैं जहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंसिंग ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड होता है, और फिर हम बेस्ट मोडालिटीज़ को, इन सब को आपस में इंटीग्रेट करके पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिससे कि हम पेशेंट को क्योर कर पाए। कूल। डॉक्टर इंदु, जब भी नाम आता है कैंसर तो अपने आप में ही एक नाम जो है, एक दर्दनाक नाम है, इमोशनल टच आ जाता है, और वहाँ जब इलाज शुरू होता है और जब रेडिएशन का नाम आ जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों में एक भय, एक फेयर आ जाता है, रेडिएशन है, बहुत पेनफुल होगा, बहुत दर्दनाक होगा। तो क्या आप बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि क्या रेडिएशन की वाकई में कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? अगर होते हैं तो आप उसे कैसे मैनेज करते हैं? मैं बोलूँगी कि रेडिएशन की टेक्निक्स अब इतनी एडवांस्ड हैं कि उसकी वजह से मैंने आपसे टेक्निक्स की बात की थी कि हम लोग बहुत ही फोकस्ड रेडिएशन दे पाते हैं।
सो कीमोथेरेपी में जो दवाइयाँ हैं वो खून के थ्रू जाती हैं, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स पूरी बॉडी के ऊपर होते हैं, जबकि रेडिएशन बहुत ही फोकस्ड ट्रीटमेंट है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स जिस एरिया में रेडिएशन को दिया जाएगा सिर्फ उसी जगह पर होंगे। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि आजकल अगर किसी पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर के लिए भी हम रेडिएशन देते हैं तो हम उनके बालों को बचा पाते हैं। अच्छा। पेशेंट डज नॉट लूज देयर हेयर, हम उनके मेमोरी फंक्शंस को प्रिजर्व कर पाते हैं। अगर हम किसी पेशेंट को हेड एंड नेक एरिया में रेडिएशन देते हैं तो हम उनके पैरोटिड ग्लैंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे उनका सलाइवा बच जाए, उनका थूक गाढ़ा ना बने, उनका फंक्शन प्रोटेक्ट होता रहे। सो रेडिएशन में अब हमारे पास इतनी एडवांस टेक्निक्स हैं कि हम फोकस ट्रीटमेंट देके साइड इफ़ेक्ट्स को बहुत प्रिवेंट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई प्रोस्टेट कैंसर का पेशेंट है, तो हम न केवल उनके ट्यूमर को ट्रीट करेंगे बल्कि पेशाब की थैली में या टॉयलेट के पैसेज में जो रेडिएशन जा रहा है उन एरियाज को प्रोटेक्ट करेंगे। हम उनका सेक्सुअल फंक्शन को भी प्रिजर्व कर पाते हैं। सो रेडिएशन के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो बहुत टेम्परेरी होते हैं, बहुत इजीली रिकवरेबल होते हैं एंड दे आर साइट स्पेसिफिक। तो इस वजह से रेडिएशन से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और बेस्ट है कि आप अपने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलें, अपने ट्रीटमेंट के बारे में समझें, आम जनता की बातों में ना आए क्योंकि उनको साइंस के एडवांसमेंट्स के बारे में नहीं मालूम है। सो बेस्ट है टॉक टू द स्पेशलिस्ट, understand the side effects because we have the techniques to minimize the side effects, और अगर कुछ साइड इफेक्ट होता भी है तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसके हमारे पास ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज हैं। बिल्कुल। डॉक्टर इंदु, जैसे आपने बताया कि क्या तरीके होते हैं, किस तरीके से मैनेज किया जाता है, पर कहीं ना कहीं जब कैंसर का नाम आता है, एक गंभीर बीमारी का नाम आता है, एक इमोशनल टच आ जाता है पब्लिक में, और जब बात आती है कि कीमो होगा या रेडिएशन शुरू होगी तो लोग डर जाते हैं कि अब रेडिएशन शुरू होगी तो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, हम प्रॉब्लम फेस करेंगे, बाल झड़ेंगे, हमारे नाखून में प्रॉब्लम आएगी एंड ब्ला ब्ला। तो क्या वाकई में रेडिएशन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? अगर होते हैं तो आप इसे कैसे मैनेज करते हैं? वेरी गुड। सो आई थिंक मैं ये नहीं बोलूँगी कि रेडिएशन के बिल्कुल भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, बट जो बात मैं यहाँ सबको समझाना चाहती हूँ वो ये है कि रेडिएशन टेक्निक्स हमारी ओवर ईयर्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत फोकस्ड ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। मतलब ट्रीटमेंट बीम्स को हम ट्यूमर के ऊपर फोकस करके नॉर्मल टिश्यूज को रेडिएशन के साइड इफेक्ट से बचा पाते हैं। आपने बाल झड़ने की बात की थी, तो आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं जिसके थ्रू अगर किसी को सिर में भी रेडिएशन हो रहा है तो हम उनके बालों को बचा पाते हैं। तो अगर किसी और शरीर के हिस्से में रेडिएशन होगा तो सिर्फ उस जगह के बाल जाएंगे, सिर के बाल नहीं जाएंगे। सो अगर हम किसी एरिया पेशेंट को हेड एंड नेक एरिया में रेडिएशन दे रहे हैं तो सिर्फ उस एरिया में साइड इफेक्ट आएंगे। अगर किसी को ब्रेस्ट में रेडिएशन मिल रहा है तो वहां पर थोड़ा सा स्किन का डिस्कलरेशन होगा। किसी को पेट में रेडिएशन मिल रहा है तो वो भी सिर्फ थोड़े बहुत पेट के अंदर साइड इफेक्ट्स आएंगे, और ये सारे साइड इफेक्ट्स बहुत टेम्परेरी होते हैं। पहली बात तो हम उनको प्रिवेंट कर पाते हैं, और अगर किसी को कोई थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट हो भी जाता है तो हमारे पास उनको ठीक करने के इफेक्टिव तरीके हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर है और हम उस एरिया यानी कि गदूद का कैंसर है और हम अगर उस हिस्से में रेडिएशन देते हैं तो हम बिल्कुल पास में बैठे हुए पेशाब की थैली और लैट्रिन का रास्ता, उन सब एरियाज को रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर पाते हैं। उसके अलावा हम मेल सेक्सुअल फंक्शंस तक को भी रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर पाते हैं। सो आज की डेट में रेडिएशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप आम जनता की बातों में ना आए, इधर उधर से सुनी हुई बातों पे विश्वास ना करके अपने स्पेशलिस्ट के पास जाकर उनसे रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स को समझें, और सिर्फ सुनी हुई बात पर के रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अपने मरीज़ का ट्रीटमेंट ना रोकें, क्योंकि वो इलाज ना कराना मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, जबकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको हम लोग बहुत इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। वेरी ट्रू डॉक्टर इंदु। आई थिंक हमारे व्यूअर्स को ये बात को नोट करना चाहिए
कि हमें जो है डर के आगे जीत है, ये बात समझनी चाहिए। हम बिना सोचे समझे लोगों की बातों में इधर उधर की कहानियाँ सुन के कि रेडिएशन है तो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे तो चलो इलाज ही नहीं कराते, डॉक्टर के पास नहीं जाते। हमें ऐसा नहीं करना। अगर बीमारी है तो इलाज भी संभव है, और साइड इफ़ेक्ट्स है तो उसका क्योर भी संभव है, बशर्ते अपने डॉक्टर से मिले, उनसे कंसल्ट करें, उनसे बात करें। Dr. Indu, next move to the advancement and future of radiation oncology. So I would say कि I'm very happy to be a radiation oncologist because in around 28 years of my journey in radiation oncology, मैंने ये देखा है कि इतनी एडवांसमेंट हुई है रेडिएशन के फील्ड में कि यह न केवल कैंसर्स को ठीक कर रहा है बल्कि बहुत सारे नॉन कैंसर्स को भी ठीक कर रहा है। कुछ सिचुएशंस मैंने आपसे एक्सप्लेन की थी, बट अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि आज की डेट में हार्ट की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए रेडिएशन का ट्रीटमेंट आ रहा है। बहुत सारे मूवमेंट डिसऑर्डर्स, मतलब आगे वो समय दूर नहीं है जब हम पार्किंसोनिज्म के लिए, सेरेब्रल पैल्सी के लिए, आर्थराइटिस के लिए, ऐसी जो क्रॉनिक डिसीजेस हैं जिनका हमारे पास अभी तक कोई क्योर नहीं है, उनके लिए भी हम कैंसर रेडिएशन ट्रीटमेंट कर पाएंगे। और आज की डेट में एक प्रोटोन ट्रीटमेंट है, प्रोटोन थेरेपी का भी ट्रीटमेंट है जो कि बहुत एडवांस्ड है, खासतौर से हम पीडियाट्रिक ट्यूमर्स के लिए और भी बहुत सारी साइड स्पेस को यूज़ करते हैं, जिससे धीरे धीरे हमारे ट्रीटमेंट्स बहुत फोकस्ड हो रहे हैं, हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं। और आजकल हम लोग एक ही ट्यूमर पे सेकंड टाइम भी, थर्ड टाइम भी फोकस ट्रीटमेंट के थ्रू हम ट्यूमर्स को दे पाते हैं। और एक और जो रेडिएशन का बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है वो ये है कि अगर आप रेडिएशन को सही टाइम पर, इवन इन अ स्टेज 4 पेशेंट यूज़ करते हो, तो हम उनको कीमोथेरेपी फ्री इंटरवल दे सकते हैं। मतलब आप बीच बीच में रेडिएशन का यूज़ करें तो पेशेंट की कीमोथेरेपी को टाला जा सकता है, ट्यूमर को बढ़ने से रोका जा सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है। सो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी is a very very effective branch of medical science, which helps in curing cancer patients and definitely improves their quality of life. Great. And not just for cancer patients but for many benign conditions. Okay, डॉक्टर इंदु, आपने इतना अच्छा बताया है कि फ्यूचर, अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का आपको फ्यूचर कहाँ दिख रहा है? आपको क्या लगता है कि आगे जाके रेडिएशन और भी ज़रूरी हो जाएगा इलाज के लिए? देखिए, ये बात हमें समझनी ज़रूरी है कि जैसे जैसे हमारी लाइफ बढ़ती है हमारा कैंसर का खतरा बढ़ता है, ठीक है। और जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस या हार्ट की डिसीजेस का इंसिडेंस बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स के साथ ही हमारा कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस का भी रिस्क बढ़ता है और कैंसर का भी रिस्क बढ़ता है। तो धीरे धीरे कैंसर बढ़ने ही वाला है, ये खत्म होने वाला नहीं है। अगर हम आज जागरूक नहीं होते, हम अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव नहीं करते, तो हम में से कोई भी इसका शिकार हो सकता है। और इसलिए हमें अच्छा लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, स्क्रीनिंग मेथड्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, सही टाइम पे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और अगर जैसे मैंने कहा कि रेडिएशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है कि आगे आगे ये और ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाएगी और नॉन कैंसरस सिचुएशंस में भी यूज़ की जाएगी। तो इसीलिए धीरे धीरे जो 2 टायर सिटीज़ हैं उनमें भी रेडिएशन की मशीन्स लग रही हैं और रेडिएशन ट्रीटमेंट अब आम जनता के लिए लेना उतना मुश्किल नहीं रह गया है जितना कि कुछ साल पहले था। So radiation oncology has a vast scope, definitely, and it will cure more and more patients with cancer. So let's move to addressing concerns and myths. लोगों में ये बहुत बड़ी धारणाएं हैं कि जब रेडिएशन शुरू होता है तो बहुत दर्दनाक होता है ये रेडिएशन पे जाना, और उस दौरान उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, तो आप जनता को बताएंगे?
सो हमने ये सवाल पहले भी डिस्कस किया था कि रेडिएशन को लेके कुछ पॉपुलर मिथ्स हैं जी। जैसे मेरे सारे बाल झड़ जाएंगे, तो इट्स कॉमन, यस। तो मैंने कहा कि वो अब नहीं होता, नहीं बिकॉज वी होता। आर एबल टू प्रोटेक्ट द हेयर। Okay. दूसरी बात, लोगों को ये लगता है कि अगर मेरा रेडिएशन का ट्रीटमेंट चल रहा होगा तो मैं अपने बच्चों के पास जा सकती हूँ कि नहीं, कैन आई सिट इन द सेम रूम, मेरा ट्रीटमेंट जो है मेरे बच्चे को तो नहीं लग Very जाएगा। common तो fear. रेडिएशन इज नॉट रेडियो एक्टिव। आप ट्रीटमेंट लेते के साथ ही अपने परिवार के साथ घुल मिल सकते हो और बिल्कुल ठीक हो सकते हो। उसके अलावा लोगों को ये डर है कि बहुत दर्दनीय होता है, तो रेडिएशन इज़ अ पेनलेस ट्रीटमेंट। ये एक्सरे बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट के दौरान मरीज को पता नहीं चलता कि मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है। जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो साइट स्पेसिफिक हैं और मैनेजेबल है। ओके। ठीक है। इसके अलावा लोगों को ये लगता है कि सिर्फ कीमोथेरेपी ही ट्यूमर को ठीक कर सकती है। ये भी एक बिल्कुल गलत धारणा है, बिकॉज 40 to 50% पेशेंट्स सिर्फ रेडिएशन से ठीक हो सकते हैं। Okay. और रेडिएशन को अगर हम कीमोथेरेपी और सर्जरी के साथ कंबाइन करें तो हम और भी पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। Ultimate results निकाल एक और मिथ था कि अगर एक बार रेडिएशन हो गई तो हम दोबारा रेडिएशन नहीं ले हाँ सकते। ऐसा भी नहीं है। अब हम सेम ट्यूमर साइट पे भी दोबारा रेडिएशन दे पाते हैं। और अगर किसी पेशेंट को एक जगह पर रेडिएशन मिला, मान लीजिए लंग कैंसर के लिए लंग में रेडिएशन मिला, और कल को उनकी बीमारी ब्रेन में आती है या बोन में आती है या लिवर में आती है, तो हम रेडिएशन को वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। Okay. एक और जो धारणा लोगों को रहती है कि बहुत लंबा ट्रीटमेंट है, तो ये चंद मिनटों का ट्रीटमेंट है। आप ट्रीटमेंट के दौरान भी अपना घर का रूटीन काम कर सकते हो, आप ऑफिस जा सकते हो, बिकॉज यूजुअली ये 3 to 5 मिनट्स का ट्रीटमेंट होता है। तो अब हमारे रेडिएशन के फील्ड्स छोटे हो गए हैं, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स कम हो गए हैं, ट्रीटमेंट टाइम ड्यूरिंग एवरी सिटिंग दैट हैज़ रिड्यूस्ड। सो दैट्स वाई पेशेंट्स जो हैं बहुत आराम से रेडिएशन का ट्रीटमेंट लेकर अपने रोज़मर्रा का काम भी बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं और काफ़ी सालों तक ठीक रह पा रहे हैं। Wonderful information, Dr. Indu. Since we are live and the viewers are watching us, आप कोई मैसेज या कोई गाइडलाइंस देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को अपने जरिए? मैं सिर्फ सबको ये कहना चाहूँगी कि कैंसर को जितनी जल्दी पकड़ा जाएगा उतना ज़्यादा आपका ठीक होने का चांस होगा, उतने कम ट्रीटमेंट्स आपको लेने पड़ेंगे, उतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, उतना कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट कम होगा। सबसे पहले तो अच्छी आदतों को, जीवन शैली अपनी अच्छी करिए, स्मोकिंग बिल्कुल मत करिए, किसी भी टोबैको प्रोडक्ट का किसी भी फॉर्म में, चाहे वो गुटखा हो, बीड़ी हो, खैनी हो, नस्वार हो, पान मसाला हो, सुपारी हो, शराब हो, इन सब चीज़ों से जितना दूर रह सकते हैं आप दूर रहें। मोटापे से बचें, बिकॉज ओबेसिटी इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर मैनी कैंसर्स, मेनी डिजीजेस, और बहुत सारे डिजीजेस के लिए। तो अच्छा हेल्दी खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कंज्यूम करें, पानी खूब पीजिए ताकि आपके टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो बॉडी से बाहर निकलें। अपने चेकअप्स रेगुलरली कराएं। गो फॉर कैंसर स्क्रीनिंग। कैंसर स्क्रीनिंग का मतलब है कैंसर होने से पहले आप अपने रेगुलरली चेकअप्स कराएं, जैसे कि 50 के बाद साल में एक बार सिंपल ब्लड टेस्ट है जिसको PSA बोलते हैं, वो कराएं, जिससे कि प्रोस्टेट कैंसर को पकड़ा जा सके। 9 से 26 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगवाएं, जिससे कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बच सके। हेपेटाइटिस B की वैक्सीन लगाएं, जिससे कि लिवर कैंसर ना हो। अल्कोहल ना लें और सही डॉक्टर से सही जगह पर जाकर सही समय पर राइट प्लेस, राइट डॉक्टर, राइट टाइम अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे और सही एडवाइस लेंगे, डॉक्टर की एडवाइस लेंगे, तो आपके ठीक होने का चांस बहुत अच्छा होगा। किसी भी सिम्टम को इग्नोर ना करें। और ये बीमारी बच्चे से लेके बूढ़े में किसी में भी हो सकती है, तो ये मत सोचिए कि ये बीमारी मुझे नहीं हो सकती। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात, अगर कैंसर किसी को हो भी गया है तो भी अपने सपने देखना मत छोड़िए। आप उसके बावजूद भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे ढंग से जी सकते हैं, फैमिली के साथ अपना टाइम बिता सकते हैं और यू कैन लिव वेरी नाइसली। सो कैंसर से मत डरिए,
बल्कि टाइम पर अपना इलाज कराएं, अच्छी जगह पर कराएं और बिल्कुल स्वस्थ रहें। यही मैं कहना वंडरफुल चाहूँगी। इन्फॉर्मेशन डॉक्टर इंदु। Here I conclude कि सपने देखना बंद मत करिए। Early detection is early recovery. So whereas Dr. Indu ने हमें एक wonderful information दिया, although radiation plays an important role in all the cancer patients, how the cancer treatments we need radiations, and she mentioned कारण से लेके निवारण तक उन्होंने आपको टिप्स दिए हैं, उन्होंने बताया है कि अगर हम अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो हम अर्ली रिकवरी भी कर सकते हैं। डॉक्टर ने बताया है ओबेसिटी इज़ द मेन कॉज बिहाइंड ऑल द हेल्थ प्रॉब्लम्स, प्लीज़ क्योर इट। और डॉक्टर इंदु ने हमेशा की तरह हमें ये बताया है कि आप समय पे खाएं, अच्छा खाएं, तंदुरुस्त रहे, एक्सरसाइज करिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेस से दूर रहे और स्ट्रेस को दूर रखें। सो व्यूअर्स, stay informed, stay proactive, and take care of your good health until next time. Thank you, Dr. Indu, for giving your precious Thank you time so and much. sharing knowledge with us. Thank you so Thank much. you, viewers.